नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई है और उसकी सीधी सी वजह 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे ठीक पहले हो रहा है। तो यहाँ जो कुछ नतीजे आएंगे वो नतीजे बिहार चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं और साथ ही साथ वो नतीजे यह भी बताएंगे कि सत्ताधारी दल अभी भी उतना ही मजबूत है, या मैं यूं कहूं कि इससे ये बात निकलेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी भी उतनी ही मजबूत पकड़ है, या फिर उन पर भारी पड़ रहा है विपक्ष का नैरेटिव। इस लिहाज से इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो 9 सितंबर को होना है। और एक तरह से कहा जाए तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। और यही कारण है कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक, उसने पूरा दमखम लगा दिया है। चर्चा तो यह भी है कि कुछ एक उद्योगपति भी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी दिलचस्पी किसमें है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डिगाने में। लेकिन वो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो सियासी बिसात बिछाई है उस बिसात ने इंडिया ब्लॉक की चूल्हे हिला दी है। और कहा जा रहा है कि एक बड़ी टूट होने जा रही है। किधर? इंडिया ब्लॉक की तरफ। बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के होश पाख्ता होने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है? भाई कोई कारण होगा, यूं ही तो नहीं होगा। तो यूं ही कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत मुकम्मल व्यवस्था की है और वो क्या है, दरअसल उसी पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं 21 अगस्त से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे मोर्चा संभाला था और वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 9 सितंबर का जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है वो महज चुनाव भर नहीं है। दरअसल वहां से बहुत कुछ चीजें तय करने की कोशिश होगी और वो इस बात को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उसके ठीक पहले जगदीप धनखड़ ने जो खेल किया वो खेल ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को हटाने के लिए एक पूरी लॉबी लगी हुई है। तो ये जो लोग लगे हुए हैं उनको पीएम देख रहे हैं, इसीलिए पीएम ने सीधा मोर्चा संभाला। एक तरफ राजनाथ सिंह को बिठाया कि आप बात करिए और सीपी राधाकृष्णन के लिए प्रचंड बहुमत सुनिश्चित करिए। देखिए 422 तो भाजपा गठबंधन के पास ही है, लेकिन हमें उससे ज्यादा मार्जिन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यह बताना है कि हम जो हैं वो कमजोर नहीं है, एक, और दूसरा हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उस सोच का समर्थन अक्रॉस द पार्टी होता है। तो इसलिए उन्होंने इधर लगाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और खुद पीएम उन जगहों पर बात करने लगे जहां संभावना है कि वो इधर उधर जा सकते हैं, यानी जो एक तरह से रूठ गए हैं उनको मनाना। जैसे नवीन बाबू को पीएम ने फोन किया, कहा गया कि नवीन बाबू के स्वास्थ्य का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री ने फोन किया था। ठीक बात है, जायजा उन्होंने लिया, लेकिन जब इस तरह के फोन जाते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य का जायजा ही नहीं लिया जाता है, राजनीति की चर्चाएं भी होती हैं। और उन चर्चाओं में माना जा रहा है कि वहां एक बड़ी सफलता मिली है। किसको? एनडीए को। नवीन बाबू की तरफ से कहा तो गया है कि देखिए वो उस समय तय किया जाएगा, लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज वहां चलेगी और वो आवाज सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में लाकर बीजू जनता दल को खड़ा कर देगी। पहली बात तो वहां लड़ाई आप एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री जीत चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे तेलंगाना, जहां बीआरएस पर संशय है। तो बीआरएस के लिए साफ माना जा रहा है कि वो भाजपा के साथ जा रही है,
यानी 4 सांसद है उनके, वो भाजपा के कैंडिडेट को, यानी मैं कहूं कि एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बीआरएस कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ नहीं जा सकती है। यहां मामला प्राइड से ज्यादा अपने एग्जिस्टेंस का है। अब समस्या यह है बीआरएस के सामने, केसीआर के सामने, कि वो तेलंगाना में अपना अस्तित्व बचाएं, और अस्तित्व उनका खतरे में कौन डाल रहा है? कांग्रेस। तो वो कांग्रेस का समर्थन कर नहीं सकते हैं। तो इस कारण उनके जो 4 हैं वो तो आप भूल जाइए, यानी उसको इंडिया ब्लॉक भूल जाए। टीडीपी का आप जान ही रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी ने तो बकायदे घोषणा ही कर दी अभी 2 दिन पहले फिर, कि हम तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं का समर्थन करेंगे। अब आइए, कहानी पहुंचती है तमिलनाडु। देखिए, कहा जा रहा है कि डीएमके जो है, क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं, और सीपी राधाकृष्णन का जो परिवार है, उस परिवार का बड़ा प्रभाव है। कहां? उस पूरे बेल्ट में, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहां बड़ा प्रभाव है। और सिर्फ प्रभाव ही नहीं है, सीपी राधाकृष्णन के अपने निजी रिश्ते भी हैं। किससे? यहां के तमाम दिग्गज नेताओं से, फिर वो चाहे एमके स्टालिन हो और चाहे कर्नाटक और केरल के अन्य नेता, इनके अपने निजी रिश्ते हैं। अब ये जो निजी रिश्ते हैं, ये भारी पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये भारी पड़ जाएगी सीपी राधाकृष्णन को लेकर, यानी उनके पक्ष में लोग खड़े हो जाएंगे। एक तो तमिलनाडु में चुनाव है, तो तमिलनाडु में चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर अंतरात्मा की आवाज खूब सुनी जाएगी, क्योंकि आप एक तरह से कहें कि उस वहां से, पहले तो यह था कि दक्षिण से, अब दक्षिण में भी तमिलनाडु से, तो इसका असर जो है वो पड़ने जा रहा है। और ये जो अंतरात्मा की आवाज है, ये अंतरात्मा की आवाज इंडिया ब्लॉक के लिए संकट पैदा करने जा रही है। आप सब तो छोड़ दीजिए, अंतरात्मा की आवाज में तो कांग्रेस के पास जो संख्या बल है ना, वहां भी खेल हो सकता है। सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 99 वहां और 26 इनके जो है वो है राज्यसभा में। तो आप इस तरह से देख लीजिए, 125-26 इनके सांसद हैं। उस 125-26 सांसद में कई सारे अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर दिएंगे। यह समस्या है। असली बात यह है कि सबसे कठिन परीक्षा तो कांग्रेस की हो रही है, कि कांग्रेस के सांसद उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अब उसमें आप नाम गिन लीजिए। अभी देखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? वो संघ का आप एक तरह से कहें कि, मैं तो ये कहूंगा, वो कह रहे हैं कि अच्छी चीजें जिसकी भी वो धारण करनी चाहिए। बात ठीक है, एकदम सही बात डीके शिव कुमार कह रहे हैं। वो अगर कोई गीत गा रहे हैं और वो अगर बेहतर है, मतलब उससे अगर आप ये कहें कि अच्छा है वो, तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन संघ जिसका नाम राहुल गांधी सुनना नहीं चाहते हैं, उसकी शाखाओं में गाए जाने वाले अगर गाने गाए जाते हैं, तब तो आप समझिए मामला गंभीर है। तो कर्नाटक में आप देखिए कि डीके शिव कुमार की अपनी एक अलग राह, मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि वो एक अलग तरीके के अभियान में लगे हैं। वो जो है जग्गी वासुदेव के साथ मंच साझा करते हैं, वो महाकुंभ की प्रशंसा करते हैं। तो ये थोड़ा मामला बताता है कि कर्नाटक में कुछ ठीक नहीं है। और जब मैं ठीक नहीं है, तो अब मैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से आपको बता रहा हूं। फिर सिद्धरमैया, भाई सिद्धरमैया के ही वो आप ये कहें कि राइट हैंड जिन्हें कहा जाता था, राजन्ना साहब को, जिसको हटा दिया गया। तो आप इस तरह से देखें, कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बहुत हैं लोग जो अंतरात्मा की आवाज सुन लेंगे। केरल में भी हैं जो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे कांग्रेस में। तमिलनाडु का हमने आपको बताया कि अंतरात्मा की आवाज चलेगी। आप आ जाइए टीएमसी पर। पिछली बार टीएमसी ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया था। किसमें? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने बाइकाट कर दिया था।
इस बार अगर बाइकआउट कर दिए तो क्या होगा? खेल कई तरीके से होता है। तो एक तो ये तमाम बातें चल रही हैं, दूसरा प्रधानमंत्री ने डिनर पार्टी बुला ली है। 8 तारीख को डिनर है, 6 को नड्डा साहब ने डिनर बुला रखा है। और यही नहीं, जो तकरीबन मुझे लग रहा है 24 डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं, 24 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, संसद की। अब ये 24 जो डिपार्टमेंटल कमेटियां हैं, इसकी बैठक बुलाई गई है। अब इसमें डिपार्टमेंटल कमेटी है, यानी ये पार्लियामेंट की कमेटी है। पार्लियामेंट की कमेटी है तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद हैं और संख्या बल के अनुसार से उनकी उसमें भूमिका होती है। लेकिन अब 24 में आप 24 डिपार्टमेंटल कमेटी यह है, 24 में अगर आप 2 का हिसाब लेकर चलिए कि विपक्ष के 2-2 सांसद होंगे हर कमेटी में, तो भी 50 सांसद हो गए विपक्ष के इन कमेटियों में, और बैठक 8 को बुलाई गई है। आप देखिए खेल बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जिस इंडिया ब्लॉक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वह जो पीएम ने बिसात बिछाई है, उस बिसात में 40 से 50 सांसद एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, पूरा हमने आपको ब्यौरा दिया है। और उसमें ये जो पार्लियामेंट्री जो कमेटियां हैं, उनकी जो बैठक 8 को ही बुलाई गई है, ये उसमें सबसे बड़ा तुरुक्का इक्का साबित होने जा रही है। तो खेल जो है वो बड़ा हो गया है। पीएम ने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात में फंस गए ये लोग। इन लोगों को लगा था कि कुछ एकाध औद्योगिक घरानों की मदद से खेल किया जाएगा, लेकिन पीएम राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने तोड़ लिया, खेल कर दिया। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।